हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो चलिए सर, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड। ठीक है, एक कंसिडरेशन दिया कैश में, ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, कोई गुड्स को खरीद सकें। और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड, या फिर आपने उसका वादा किया हो कि आप पे करेंगे, या फिर आपने क्या किया हो, पार्टली उसको क्या किया हो, आधा पेमेंट कर दिया हो। एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, ठीक, बाकी बचा हुआ आपने प्रॉमिस किया हो कि आप पे करेंगे। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, कोई आपने सिस्टम जैसे हायर परचेज हो गया, इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, कि कोई भी आपने एक मेथड चूज कर लिया कि उसमें आप क्या करेंगे, पे आउट करेंगे। ठीक है, फिर कहता है अ पर्सन हु हायर्स और अवेल एनी सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे सर्विसेज का केस भी आता है। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन, आपने कोई सर्विस ली है, किस लिए? कंसिडरेशन के साथ। ठीक है, विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड। ठीक है, या तो आपने पे कर दिया होगा पूरा, या फिर आपने प्रॉमिस किया होगा कि आप पे करेंगे, या फिर पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड। ठीक है, बाकी बचा हुआ आपने प्रॉमिस किया होगा, बचा हुआ आपने पे कर दिया होगा। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि कोई भी आपने सिस्टम चूज किया हो डिफर्ड पेमेंट का। ठीक है, फिर कहता है डिफाइन मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एन एडवर्टीजमेंट इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग कब होगा? इफ इट क्या फॉल्सली डिस्क्राइब द प्रोडक्ट और सर्विस, गलत तरीके से उसको डिस्क्राइब करे, या तो प्रोडक्ट को या सर्विस को, जबकि वो चीज़ उसके अंदर अवेलेबल ना हो। गिव अ फॉल्स गारंटी और इज लाइकली टू मिसलीड कंज्यूमर एज टू द नेचर, सब्सटेंस, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, या फिर कोई गारंटी झूठी दे रहा होगा, ठीक है, या फिर मिसलीड कर रहा होगा कंज्यूमर को, किसके रिगार्डिंग? नेचर के रिगार्डिंग, सब्सटेंस के रिगार्डिंग, क्वांटिटी के, क्वालिटी के, प्रोडक्ट और सर्विस की। फिर कहता है कन्वेस और रिप्रेजेंटेशन विच इफ मेड बाय द मैन्युफैक्चरर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर वुड बी एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये ठीक है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई ऐसी चीज रिप्रेजेंट कर देना कि जिससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाए, तो भी वो क्या हो जाएगा? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। डेलिबरेटली कंसील्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके कोई चीज छिपा लेना, कंसील कर देना। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो कि आपने बतानी चाहिए थी लेकिन नहीं बताई है उस एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो फिर वो क्या हो जाएगा? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस नीड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? तो पहला कहता है द कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड सेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है, क्रिएट करना और उसको सेटिस्फाई करना कस्टमर को। कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड कीप्स इट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, कस्टमर जो होता है ना, वही तो फाउंडेशन होता है बिजनेस की। ठीक है, वही तो एग्जिस्टेंस में रखता है बिजनेस को। अगर कस्टमर ना हो तो फिर बिजनेस चलेगा ही नहीं, और बिजनेस नहीं चलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? आपको ना आपका सामान बिकेगा, ना आप प्रॉफिट कमाएंगे, ना आप फिर कभी आगे एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कस्टमर ही सब कुछ है। ठीक है, बिजनेस के लिए। फिर बिजनेस इज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बिजनेस एग्जिस्ट टू सर्व ह्यूमन बींग्स एंड नॉट एन एंड इटसेल्फ। ठीक है, किस लिए है बिजनेस? ताकि ह्यूमन बींग्स को क्या किया जा सके? सर्व किया जा सके। इट कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो अनलेस कंज्यूमर्स आर सर्व्ड वेल। ठीक है, ये कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता जब तक कि कंज्यूमर्स क्या हो, जब तक कि कंज्यूमर्स को अच्छे से उनकी वांट को सेटिस्फाई ना किया जाए। ठीक है, इसलिए बिजनेस कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और कभी ग्रो नहीं कर पाएगा अगर कस्टमर सेटिस्फाई उससे नहीं होता। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मेकिंग कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट ही कमाना है, यही ऑब्जेक्टिव खाली नहीं होता बिजनेस का। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, भाई सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है तो सोसाइटी के लोगों की भी उसको केयर करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स को मिला के। फिर अगला आता है स्टेक होल्डर्स अप्रोच। द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ सेवरल ग्रुप्स इज इन्वॉल्व इन फंक्शनिंग एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपने स्टेक होल्डर चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, चैप्टर नंबर 1 था। ठीक है, तो वो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनके सपोर्ट से बिजनेस चल पाता है, उनके सपोर्ट से बिजनेस फंक्शन कर पाता है। द ग्रुप्स इंक्लूड ओनर्स। ठीक है, अब स्टेक होल्डर में कौन कौन होते हैं? ओनर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज भी होते हैं, पब्लिक भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ पावर
It is the responsibility of business to use its power in such a way that the interest of society in general and consumers in particular are not damaged. ठीक है, सोसाइटी का इंटरेस्ट और पर्टिकुलर कंज्यूमर का इंटरेस्ट कभी भी आपस में डैमेज ना होने पाए. ठीक है, दोनों को हमें सर्व करना पड़ेगा, दोनों के इंटरेस्ट को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा. चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फिर कहता है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर की क्या जिम्मेदारी है. ठीक है, सबसे पहला कहता है एक्सरसाइज द राइट. कंज्यूमर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स. ठीक है, अपने राइट्स के बारे में उनको अवेयर होना है. दे मस्ट एक्सरसाइज दीज राइट्स. ठीक है, उसके बाद उनको ये राइट्स को एक्सरसाइज भी करना है वाइल परचेजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी मार्केट. ठीक है, आप जब भी प्रोडक्ट या भी सर्विस खरीद रहे हो तो आपको इन सारे राइट्स को जो है क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा साथ में अवेयर होने के. ठीक है, फिर कहता है आस्क फॉर फुल इन्फॉर्मेशन बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. कंज्यूमर मस्ट आस्क फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द quality, utility, price, etc. This will ensure the right purchase decisions. ठीक है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में लेनी पड़ेगी सामने वाले से. ठीक है, ताकि आप सही चीज़ परचेज करके आए मार्केट से. फिर कहता है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो. अ सेलर इज बाउंड टू गिव कैश मेमो. ठीक है, कैश मेमो क्या होता है, एक बिल होता है. ठीक है, कंज्यूमर नीड्स कैश मेमो एज अ प्रूफ ऑफ परचेज फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन अगेंस्ट डिफेक्ट्स इन गुड्स इन द गुड्स परचेस्ड. ठीक है, तो आप जब ही क्लेम कर सकते हैं जब आपके पास वहाँ से परचेज किया हुआ बिल मौजूद होगा. अगर आपके पास बिल पहले से मौजूद नहीं होगा तो फिर आप कैसे डिफेक्ट्स को क्लेम करेंगे. ठीक है, वो इनकार कर देगा कि मैंने जो ये बेचा ही नहीं है अपने यहाँ से. तब आप क्या करेंगे, इसलिए आपको कैश मेमो तो लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है. फिर डोंट गेट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट. सिर्फ एडवर्टीजमेंट देख के उसी से आप उस चीज़ को परचेज ना कर लें. ठीक है, एडवर्टीजमेंट ऑफन एग्जैगरेट द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं कि हाँ गुड्स और सर्विसेज के अंदर ये क्वालिटी है, ये है, वो है, वो है, ये है. ठीक है, ठीक, वो बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं. देयरफॉर दे शुड कंपेयर द यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स गिवन इन एडवर्टीजमेंट. ठीक है, एडवर्टीजमेंट में जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं उनको कंपेयर करना चाहिए है. ठीक है, फिर फाइल कंप्लेंट्स. When a consumer ignore his exploitation by traders, he encourages corrupt business practices. ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर वो एक्सप्लॉइट हो जाता है और उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, इग्नोर करने की कोशिश करता है, तो फिर वो क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है कि हाँ तुम और बिजनेस में करप्शन मचाओ. ठीक है, देयरफॉर कंज्यूमर शुड फाइल अ कंप्लेन. क्या करना चाहिए, कंप्लेन फाइल करनी चाहिए फॉर रीएड्रेसल ऑफ देयर जेन्युइन ग्रीवियंसेस. अगर उनकी कोई जेन्युइन ग्रीवियंस है तो उसको रीएड्रेस किया जाए. ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इसी के साथ कह रहा है व्हाट आर द वेरियस राइट्स अवेलेबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. क्या क्या राइट्स अवेलेबल है. सबसे पहला कहता है राइट टू सेफ्टी. ठीक है, दिस इज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हजार्डस होते हैं लाइफ के लिए भी, प्रॉपर्टी के लिए भी. ठीक है, तो उनके बारे में बात हो रही है कि उनसे क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए. देयर आर various risk involved in the consumption and use of products such as food, drugs, electrical appliances, etc. For example, gas cylinder if not sealed properly may cause an injury or even death. ठीक है, अगर सही से इसको सील ना किया जाए तो फिर क्या होगा, गैस सिलेंडर फट जाएगा. इससे क्या होगा, इंसान के इंजरी भी हो सकती है और अगर वो फटा तो उससे डेथ भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इसलिए राइट टू सेफ्टी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट राइट. ठीक है, फिर कहता है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. The consumer has the right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of the goods. ठीक है, इन सब के बारे में क्या होना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले. ही इंटेंड्स टू परचेज, जब भी वो परचेज करना चाह रहा है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर की ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करी जाए कंज्यूमर्स को. फिर अगला आता है द राइट टू चूज. द कंज्यूमर शुड बी एश्योर्ड एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. कंज्यूमर्स को एक्सेस दिया जाए वैरायटी ऑफ गुड्स का, ताकि वो कंपेयर कर सकें और उसके बाद अपने डिसीजन खुद ले सकें. दिस मीन्स द सेलर शुड नॉट यूज एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक टू सेल द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स. ठीक है, कोई एग्रेसिव सेलिंग की टेक्निक यूज़ नहीं करनी है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचें. ठीक है, कि आप सिर्फ यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़बरदस्ती उनको बेचा जा रहा है कि नहीं यही ख़रीद लिए, यही ख़रीदिए, यही ख़रीदिए, ऐसा नहीं कर सकते आप. ठीक है, उनको फ्रीडम दी जाए कि वो आज़ादी से अपने प्रोडक्ट को चूज़ कर सकें. देयर शुड बी फ्रीडम टू चूज़ फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स. ठीक है,
यहाँ पे आपके पास जो है फ्रीडम होनी चाहिए एज अ कंज्यूमर कि आप कोई भी इसमें से ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, हो सकता है कि कोई कंपनी उनको सेलर्स को क्या कर रही हो, अलग से कमीशन दे रही हो कि अगर उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बेचा जाए तो। ठीक है, तो हो सकता है वो ज़बरदस्ती आपको वही चिपकाने की कोशिश करे, तो आप इन सारी जो ट्रेड प्रैक्टिस होती है इनसे बच के रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगले राइट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द राइट टू बी हर्ड, the consumer has the right to register his dissatisfaction and get his complaint heard at appropriate forum। ठीक है, सबसे पहले अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करेगा अगर वो डिससेटिस्फाई हुआ है, और उसकी एप्रोप्रिएट फोरम में और उसकी उस कंप्लेन को सुना जाए। दिस राइट इंक्लूड द राइट टू मेक प्रोटेस्ट एंड टू रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड अदर पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़। ठीक है, अपने बात को कहना, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना और अपने हक़ को वापस से लेना। ठीक है, जो भी वो डिससेटिस्फाई हुआ है उसको वापस से वसूल करना, यानी अगर उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए तो कंपनसेशन ले। ठीक है, उसको अगर रिप्लेस करना चाहिए प्रोडक्ट को तो रिप्लेस करवा के दिया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इसको राइट टू बी हर्ड में दी जाती हैं। फिर कहता है राइट टू सीक रिड्रेसल इफ़ इट मीन्स द राइट टू गेट क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स सेटल्ड अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर और सेलर ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय देम। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, ट्रेडर्स ने एक्सप्लॉयट किया है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करिए तो उससे क्या होना चाहिए, उनको क्लेम मिलना चाहिए कंज्यूमर्स को। द कंज्यूमर हैव बीन ग्रांटेड द राइट ऑफ रीएड्रेस इफ़ द परफॉर्मेंस क्वालिटी एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो अगर जो है उनकी जो परफॉर्मेंस है या फिर क्वालिटी है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है तो फिर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो रिड्रेसल करवाएं इसका। फिर अगला आता है द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। द कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स राइट एंड रेमेडीज़ अवेलेबल टू हिम। ठीक है, तो वो अपने राइट्स और रेमेडीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, दिस विल हेल्प to make them consumers conscious and protect themselves against the fraud businessmen। ठीक है, अगर वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर होंगे, उनको कंज्यूमर एजुकेशन मिली होगी तो फिर वो अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉड बिजनेसमैन से। ठीक है, फिर आता है द राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, जितना भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बिजनेस करते हैं उससे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, सो एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। दिस राइट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इस राइट से क्या होता है, जो इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या मेथड है। सबसे पहला कहता है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी कैन इटसेल्फ एंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को खुद डिसिप्लिन कर लें। ठीक है, ताकि वो कंज्यूमर की जो भी सेफ्टी है उसको, जो भी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है उसको लेके साथ में खुद ही चल सकें। बिजनेस शुड अडॉप्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट सो एज टू बिहेव इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक है, बिजनेस को क्या करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर ताकि वो अपने आप में रिस्पॉन्सिबल रहें। ठीक है, फिर दे शुड फॉर्मुलेट एंड अप्लाई कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। ठीक है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग को ही अप्लाई करना चाहिए। फिर अगला कहता है पॉइंट कंज्यूमर एसोसिएशन। कंज्यूमर्स ऑफ द कंट्री मस्ट यूनाइट देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। ठीक है, उन अपने एक एसोसिएशन भी बनानी चाहिए कंज्यूमर्स को ताकि अपने राइट्स को वो क्या कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। The educated consumers should raise their voice and participate actively in consumer organization। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करें, अपने आवाज़ों को उठाएं और पार्टिसिपेट भी करें एक्टिवली इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला क्वेश्चन आता है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस लेजिस्लेटिव मेजर गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है बाय गवर्नमेंट। सबसे पहला कहता है पब्लिसिटी। ऑल इंडिया रेडियो एंड और द दूरदर्शन टेलीकास्ट रेगुलर प्रोग्राम्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, आपने जो ऑल इंडिया रेडियो है उस पर भी सुना होगा, दूरदर्शन एक चैनल आता था गवर्नमेंट का, उस पर भी आपने काफ़ी बार प्रोग्राम्स देखे होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, जिसमें अक्सर ये कहा जाता है जागो ग्राहक जागो। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती है छोटी सी और उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और उसने अपने आप को कैसे बचाया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में वो बचता था जागो ग्राहक जागो। ठीक है, फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज एंड वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज हैव बीन प्रिपेयर टू एजुकेट कंज्यूमर्स। ठीक है, इससे क्या होता है, कंज्यूमर को एजुकेट किया जाता है। ठीक है सर,
फिर अगला कहता है अवार्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स अवार्ड्स टू यूथ एंड वुमेन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, यूथ और वुमेन को क्या करती है, अवार्ड देती है इन ऑर्डर टू एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या करती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अवार्ड्स देती है। ठीक है, फिर कहता है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड इको मार्क इस an eco-mark scheme has been introduced to motivate manufacturers and importers to reduce adverse impact of the product on the environment। ठीक है, एक इको मार्क जो है यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे, अगर वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है तो उस पर इको मार्क लगा रहता है। ठीक है सर, तो इससे क्या होता है, जो लोग इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो वो कौन सा प्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ इको मार्क वाले प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस करते हैं। फिर लोक अदालत से इन अ लोक अदालत द अग्रीव्ड कंज्यूमर कैन डायरेक्टली प्रेजेंट हिज ग्रीवियंस। ठीक है, लोक अदालत में क्या कर सकता है, अपनी कंज्यूमर जो है ग्रीवियंस को डायरेक्टली वहाँ पे रीएड्रेस करवा सकता है। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न्ड फर्म डिस्कस द मैटर एंड टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजंस। ठीक है, फिर वहाँ पे अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले जाएंगे। दिस मेथड सेव्स टाइम्स एंड मनी ऑफ पीपल। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। In this system, any individual or organization can file a writ petition in the court in the interest of a weak individual or group which may not be able to seek legal रेमेडी ऑन हिज ओन। ठीक है, जो लोग वीक हैंगे, जो कंज्यूमर्स बड़े वीक हैंगे, जो बेचारे बहुत डरते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकती है कंप्लेन, PIL फाइल कर सकती है। ठीक है, और उनके जो भी रेमेडीज़ है उसको वहाँ पे अवेलेबल करवा सकती है। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ कह रहा है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी कमेंट। ठीक है, तो तीन हिस्से मिलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमें। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, कहता है द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या करे, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए। अ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन रिसीव कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्लेम्ड इज नॉट मोर देन 50 लाख। 50 लाख तक अगर कोई चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज की जो है कंपनसेशन है तो फिर उसको कहाँ फाइल करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर। ठीक है, अगर कोई कंप्लेन 50 लाख तक के है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की, तो फिर वो कहाँ केस फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। द कंप्लेन कैन बी फाइल्ड बाय अ कंज्यूमर टू होम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर जिसको गुड्स बेचा गया है, सर्विस दी गई है, उसको केस फाइल कर सकता है। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी फाइल्ड टू द स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपके अगेंस्ट में फैसला आता है तो विद इन 30 डेज आप स्टेट फोरम में जाके उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला कहता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन इज सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये भी कौन इस्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है स्टेट कमीशन को, और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहती है। ठीक है, जो भी जिस स्टेट में उसको बनाया गया है बस उसी स्टेट के अंदर वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है। ओनली दोज कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कंपनसेशन क्लेम्ड इज मोर देन 50 लाख बट नॉट मोर देन 2 करोड़। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भी आपके वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का या फिर कंपनसेशन है, ठीक है, वो 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 2 करोड़ तक होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब फिर आप कहाँ जा सकते हैं, स्टेट कमीशन में। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन कैन बी फाइल टू नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। अगर आपके अगेंस्ट में फैसला आता है तो विद इन 30 डेज आप कहाँ जा सकते हैं, नेशनल कमीशन के अंदर। ठीक है सर, फिर अगला आता है नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन इज सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल कमीशन कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ऑल द कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन हुज वैल्यू इज मोर देन 2 करोड़ कैन बी फाइल्ड। यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर की जो अगर कंपनसेशन है तो फिर आप यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं नेशनल कमीशन के अंदर। द नेशनल कमीशन शैल हैव द सेम पावर एज दैट ऑफ द सिविल कोर्ट इन डीलिंग विद द केसेस। ठीक है, नेशनल कमीशन की भी सेम पावर है जिस तरह सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन कैन बी फाइल्ड विद टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। ठीक, अगर आपके अगेंस्ट में नेशनल कमीशन के अंदर फैसला आता है तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन विद इन 30 डेज़ के अंदर आपको वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। चलिए सर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने। कह रहा है गिव द रेफरेंसेस बिटवीन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला कहता है द लायबिलिटी ऑफ द
1986 में कह रहा है द लायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोविजंस वाज नॉट अवेलेबल। ठीक है, प्रोडक्ट के प्रोविजन की लायबिलिटी नहीं अवेलेबल थी इस 1986 में। क्लेम फॉर द प्रोडक्ट लायबिलिटी कैन बी मेड अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे इसका प्रोविजन अवेलेबल हैगा। ठीक है, फिर 1986 में कह रहा है द प्रोविजन फॉर एनी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स वाज नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं था। ठीक है, 2019 में कह रहा है दिस एक्ट डिफाइंस द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट दैट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, इसने डिफाइन किया है कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, वो एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है कंज्यूमर राइट्स में। ऑल्सो लिस्ट 6 कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विच मे बी हेल्ड अनफेयर। ठीक है, 6 कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म्स है ना लिस्ट, उसमें से 6 लिस्ट उसने बनाई है 2019 के एक्ट ने कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, अनफेयर होंगे। फिर कहता है 1986 के अंदर इन दिस एक्ट देयर वाज नो प्रोविजन फॉर रेगुलेटर अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे कोई रेगुलेटर अवेलेबल नहीं था, कोई इसका प्रोविजन नहीं था। ठीक है, 2019 में कहता है दिस एक्ट इस्टेब्लिश द CCPA। ठीक है, इसने क्या किया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को यहाँ पे एक रेगुलेटर आ गया। ठीक है, 2019 के अंदर। फिर कहता है 1986 के अंदर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म वाज नॉट अवेलेबल इन दिस एक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा डिस्प्यूट का रेड्रेसल का ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था। मेडिएशन सेल्स विल बी अटैच टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। यहाँ पे उसने ये चीज़ का प्रावधान कर दिया, यानी यहाँ पे इसका प्रोविज़न डाल दिया। ठीक है, फिर 1986 का एक्ट कहता है दिस एक्ट डज नॉट हैव एनी प्रोविजन रिगार्डिंग ई कॉमर्स। ठीक है, उस टाइम पे ई कॉमर्स नहीं था, तो इसलिए उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी प्रोविजन भी नहीं था। दिस एक्ट डिफाइंस, 2019 में कहता है दिस एक्ट डिफाइंस द डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर। इसने क्या किया, इन सबको डिफाइन करा है और इनके ऊपर क्या प्रोविजंस लगेंगे ये भी उसने डिफाइन करा है। ठीक है सर, तो ये हमारा पूरा चैप्टर था कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेरी है आपके दिमाग के अंदर जो आई है और आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आप जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है सर, और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।